हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में समाज शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 8 मार्च का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। कल आप लोगों का 8 मार्च को सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का पेपर है और आज का ये वीडियो एक वायरल पेपर के ऊपर बेस्ड है। एक वायरल पेपर में लेकर आया हूँ और इस वीडियो में ये वायरल पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आपके कल पेपर में पूरा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायरल पेपर है और आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। ये देखिए अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा और आपका नाम रहेगा। ठीक है, आप नाम लिख लीजिएगा पेपर में। पेपर कोड आप देख सकते हैं 216 WN पेपर कोड है। ये पेपर उन स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो सोशियोलॉजी का कल पेपर देने वाले हैं 8 मार्च को। आपका पूर्णांक होता है 100 नंबर का सोशियोलॉजी में और आपको जो टाइम दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को हल करने के लिए। 15 मिनट दिया जाएगा इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए, तो आप 15 मिनट पेपर को पढ़ लीजिएगा। और निर्देश में दिया हुआ है ये सभी प्रश्न अनिवार्य होता है और जो प्रश्न दिए होते हैं उसके सामने अंकित होता है। और यहाँ पर आप देखिए निर्देश दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए। मैंने काफ़ी बार आपको वीडियोज में बताया हुआ है। ठीक है, तो टोटल आपके 10 जो है सोशियोलॉजी में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट चलिए सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है सोशियोलॉजी का कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में नगरीकरण की स्थिति क्या है। 1 नंबर का ये आपका प्रश्न है और 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिया हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में नगरीकरण की क्या स्थिति है। तो इसमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 31.2% हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट मैंने गूगल पर सर्च किया तो वहाँ पर 31.16% दिखा रहा था, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो आपका बुक के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके पहले का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो जो कास्ट शब्द है स्टूडेंट, इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जाति हो जाएगा। यानी कास्ट का अर्थ क्या है भैया? जाति। ठीक है, किस जाति के आप हैं इससे ये निर्धारित हो जाता है। उसके बाद में देखिए तीसरा वाला यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में उदारवाद का आरंभ कब हुआ। पहला नंबर का ये क्वेश्चन है और ये 4 स्क्रीन पर ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि भारत में जो उदारवाद का आरंभ हुआ ये कब हुआ। तो तीसरे का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1991 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तीसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलिए दिखा देता हूँ अगला प्रश्न। 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किस अभियान का नेतृत्व किया था। अब जिनको स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट में जरूर से बताइएगा, क्योंकि ये पेपर में आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, समझ लीजिए कि आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं पेपर में, बोर्ड एग्जाम में कल आपका पेपर है। ठीक है, तो आज ये पेपर क्यों ना सॉल्व कर लिया जाए, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितने अच्छे से तैयार हो। नहीं तैयार होगे तो और अच्छे से आप एक दिन में तैयारी करोगे। तो चौथा जो प्रश्न है कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किस अभियान का नेतृत्व किया था, तो भैया सती प्रथा हो जाएगा। 4 का बी वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता के निम्न आयाम हैं। 1 नंबर का ये प्रश्न है और आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के निम्न आयाम कौन सा हो जाएगा? तो 5वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा स्टूडेंट बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, 5वें का डी आपका राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं के लिए पहला विद्यालय महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापित किया गया। महिलाओं के लिए बात की जा रही है और ये 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले हो जाएंगी। यानी 1848 में ज्योतिबा फूले ने क्या है, महिलाओं के लिए पहला जो है विद्यालय स्थापित किया था महाराष्ट्र में। 7 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का जो प्रचलन था वो पंजाब में था और ये 1970 के दशक में सबसे ज़्यादा इसका दबदबा था। और यहाँ पर जनक की बात की जा रही है तो जनक हो जाएंगे आपके नॉर्मन बोरलाग। ठीक है, नॉर्मन बोरलाग हो जाएंगे। 7वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय का 8 नंबर, भारत में किस वर्ष उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका 1991 हो जाएगा। वर्ष 1991 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? क्या उत्पादन से है, अर्थव्यवस्था से है, वन व्यवस्था से है या श्रम व्यवस्था से है? तो 9 नंबर प्रश्न का आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रम व्यवस्था हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय का स्टूडेंट यहाँ पर कि पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। 1 नंबर का ये आपका प्रश्न है, तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिया हुआ है। इनमें से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने क्या सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक है पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रयोग इन्होंने किया था। तो ये टोटल आपके जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था इसका मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार किया होगा। लगभग स्टूडेंट आप 200 बहुविकल्पीय प्रश्न सोशियोलॉजी में पढ़ लेते हो तो आपका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि भैया 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और वो आपकी बुक से ही पूछे जाएंगे, बाहरी एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए दिखा देता हूं स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं तो आपके पेपर में ये भी 10 प्रश्न होता है समाजशास्त्र में, और ये प्रश्न आपका जब एक प्रश्न का उत्तर देंगे एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न का तो 3 नंबर आपको दिया जाएगा। इसका भी मैं उत्तर आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जनसांख्यिकी से क्या आशय है। जो जनसांख्यिकी है इससे आशय क्या है, आपका जो सेकंड चैप्टर है समाजशास्त्र में उससे लिया गया प्रश्न है। इसका उत्तर है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। जनसांख्यिकी कहलाता है, एक होता है जनसांख्यिकीय, एक होता है जनसंख्यिकी। ठीक है, इसे अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहा जाता है। ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से डेमोस अर्थात जन लोग और ग्राफीन यानी अर्थात वर्णन से मिलकर बना है, जिसका आशय है लोगों का वर्णन करना। ठीक है, जैसे जो लोग हैं उनका वर्णन करना, ये जनसांख्यिकी का अर्थ है या परिभाषा है। ऐसे प्रश्न आएंगे आपका। 12 नंबर प्रश्न देखिए, मध्य भारत में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर है, उत्तर है कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में शामिल है। ये भारत की जनजातियों का लगभग 85% भाग निवास करता है। भैया भारत की लगभग क्या है 85% जनसंख्या इन राज्यों में जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश में। 13 नंबर प्रश्न है, हुंडी का क्या आशय है। ये प्रश्न आपका इस बार आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए हुंडी से क्या आशय है। परिभाषा यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है आपका। इसका उत्तर है हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। ठीक है, इसे व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में उपयोग करते थे। हुंडी को देश के प्रत्येक कोने में स्वीकार किया जाता था, क्योंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में होता था। हुंडी क्या होता था, देखिए एक प्रकार का ऋण पत्र होता है भैया, कर्जा वाला, कि भैया आप इतने पैसे बाकी हो। ठीक है, या आप इतने पैसे दे चुके हो, तो ऋण प्राप्ति वाला हुंडी का अर्थ था। जैसे कि अब प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो पैसे चलते हैं, रुपया चलता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है और यूरोपीय कंट्री में यूरो चलता है। जापान में कौन सा चलता है स्टूडेंट, जापानी रुपया चलता होगा या पाउंड चलता होगा शायद, बताइएगा आप लोग। ठीक है, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर है हुंडी का अर्थ। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न देखिए, ये देखिए क्षेत्रवाद को रोकने हेतु 2 उपाय बताइए। हमें 2 उपाय बताना है, 3 नंबर देकर जाएगा। इसका उत्तर देखिए, क्षेत्रवाद पर नियंत्रण अथवा उसे रोकने हेतु और निम्न उपाय हैं। सबसे पहला है सभी लोगों को समान आर्थिक सुविधा प्रदान की जाए, जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना न उत्पन्न हो सके। दूसरा है भाषा संबंधी विवादों का समाधान शीघ्र निकाला जाना चाहिए। ये क्षेत्रवाद को रोकने के 2 उपाय बताए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और प्रश्न का उत्तर आप स्टूडेंट लिख रहे हो तो अच्छी बात है, और देखिए टाइम नहीं तो लिखिए मत, क्यों। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए। 15 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, उपनिवेशवादी शोषण के क्या परिणाम हुए। जो उपनिवेशवादी शोषण है इसका परिणाम बताना है। उत्तर है कि उपनिवेशवादी शोषण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिससे 20वीं शताब्दी में पराधीन देश स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। जो यहाँ पर देखिए पराधीन देश है, ये स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से क्या है, धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। ये 15 नंबर प्रश्न में बाकायदा बताया हुआ है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, ये देखिए पश्चिमीकरण क्या है, ये कब प्रारंभ हुआ, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर है आधुनिक युग में भारतीय समाज में होने वाले सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय समाज में अंग्रेजी के शासनकाल में आरंभ हुआ। ये भारतीय समाज में क्या भैया, अंग्रेजी का जो शासनकाल है इसमें आरंभ हुआ था। 17 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायतों के कोई 3 उत्तरदायित्वों पर चर्चा कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर है पंचायतों को निम्नलिखित
प्रकार के उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। सबसे पहला है आर्थिक विकास के लिए योजनाएं व कार्यक्रम बनाना। दूसरा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को चलाना। तीसरा है शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य आदि लगाना व एकत्र करना। ये पंचायतों के कोई 3 उत्तरदायित्वों को मैंने बताया है, 3 नंबर दे दिया जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। 18 नंबर हमारा अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए, भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। ये सरकार द्वारा आरंभ किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। तो जो भूमि सुधार है स्टूडेंट, उसका अर्थ क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका आंसर जो है हमें 25 शब्दों में पेपर में देना होगा। आप लोगों ने निर्देश में पढ़ ही लिया होगा, पेपर में शुरू में दिया जाता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, और यहाँ पर जो प्रश्न है स्टूडेंट ये गलत दिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न जो है आपका, ये जो है ये गलत प्रश्न है, ठीक है। तो इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसका प्रश्न क्या होना चाहिए। इसका प्रश्न है कि वर्ष, देखिए इसका प्रश्न था कि मैं लिख कर दिखा देता हूँ, यहाँ पर रुक जाइए, मैं इसका प्रश्न दिखा देता हूँ स्टूडेंट। थोड़ा गड़बड़ी हो गया कंप्यूटराइज में, ठीक है, एडिटर से, तो उसको प्लीज़ मैं सही कर देता हूँ। देखिए प्रश्न यहाँ पर बेसिकली पूछा गया था कि वर्ष, ये देखिए वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति का क्या लक्ष्य था, इसके बारे में बताइए। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर देखिए कि औद्योगिक नीति का लक्ष्य था औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार उत्पन्न करना, उद्योग का विकेंद्रीकरण करना तथा लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को विकसित करना इत्यादि। ये वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति का लक्ष्य था। तो ये आपका 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न था, ये देखिए कि सामाजिक आंदोलन के कोई 3 कारक बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। सामाजिक आंदोलन के 3 कारक निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है सामाजिक वर्गों में असंतोष, दूसरा है सह शिक्षा तथा भौतिकवाद, तीसरा विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क। ये सामाजिक आंदोलन के कोई 3 कारक हैं। और अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। सोशियोलॉजी में लघु उत्तरीय प्रश्न का एक अहम भूमिका होता है। टोटल में बात करूं तो इसी से अधिकतम नंबर बनते हैं, ठीक है। 36 नंबर आपको इसी से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न देखिए कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसके बारे में आपको बताना है, क्वेश्चन बैंक और बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है जनजातीय समस्या पर प्रकाश डालिए। तो ये भी प्रश्न आपका आने वाला है कि जनजातीय समस्या पर आपको प्रकाश डालना है। 23 नंबर प्रश्न देखिए कि सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है, विवेचना कीजिए। और उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न भारत में महिला आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो महिला जो आंदोलन है इसके प्रमुख कारणों का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर कीजिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद में देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़े स्पष्ट कीजिए। जो नारी आंदोलन है इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़े, इसको हमें स्पष्ट रूप से बताना है। तो टोटल ये 6 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न था। इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा और बुक में मिलेगा। और आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो इसका आंसर मैंने अपने चैनल पर बता दिया है। आपको कैसे ढूंढना ये आप लोगों को मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, ठीक है। और आपको तरीका मालूम होगा, आप टॉपर स्टूडेंट हैं, आप ढूंढ लोगे, ठीक है। और सबसे आसान तरीका है, बुक में मिल जाएगा, आपको चैप्टर वाइज ढूंढोगे तो इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। और अपने वीडियो में से सभी प्रश्नों का उत्तर दे रखा हूँ। उसके बाद में देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में देखिए 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आधुनिकीकरण से क्या आप समझते हैं, आप क्या समझते हैं भारतीय समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अथवा करके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरणीय आंदोलन, जो पर्यावरण आंदोलन है, क्या इस पर्यावरण आंदोलन के क्या कारण है, विवेचना कीजिए। इसके बारे में बताना है। 28 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण समाजों में इससे उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो 8 नंबर का ये भी प्रश्न है। उसके बाद में देखिए अथवा करके क्या पूछा गया है, ये देखिए पंचायती राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। तो इन दोनों में से क्या है, 28 और में से आपको अथवा में से किसी एक को करना, मैं आपको बताऊंगा आगे। ये देखिए 29 नंबर प्रश्न है दहेज प्रथा क्या है, समाज पर इसके कुप्रभाव एवं निवारण की देखिए चर्चा कीजिए। 10 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा करके दिया है कि नगरीकरण क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो मैं बता दूं टोटल आपके प्रश्न दिए जाते हैं 6। विस्तृत उत्तरीय का समाजशास्त्र में 6 प्रश्न दिए जाते हैं।
पेपर में 3 करना है, लेकिन फिलहाल अभी आप सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए क्योंकि पेपर में आएगा इसी से प्रश्न। ठीक है, तो वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 29 तक ये क्वेश्चंस आपके होते हैं और इसका भी आंसर मैंने अपने चैनल पर बता चुका हूँ। आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 10 आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपका टोटल 100 नंबर के पूर्णांक को कंप्लीट करता है। तो इसको पढ़ लीजिए इस पेपर को, और कल आपका पेपर है, अच्छे से जाइए पेपर दीजिए। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, और पेपर मेरे साथ में सॉल्व कर रहे थे, जिन भी बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर आता था आप लोग ईमानदारी से बता दीजिए। ठीक है, चीटिंग नहीं चलेगी, ईमानदारी से बता दोगे, इसी प्रकार से मैं तैयारी कराऊंगा। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो वीडियो यानी पाना चाहते हैं या उसके एक प्रकार से दावेदार हैं, यानी पढ़ाई करते हैं भैया सोशियोलॉजी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय